नमस्कार, मैं डॉक्टर रीतू सिंह आपका स्वागत करती हूँ सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन की ओर से। आपने हमारे 27वें हिंदी मेले के अवसर पर हमसे बात करना स्वीकार किया, इसके लिए हम दिल से आभारी हैं। आप सभी को जो दर्शक हैं उन्हें मैं बता दूं कि हम ये 27वां हिंदी मेला के अवसर पर हम अपने यूट्यूब चैनल पर भारत के एक बहुत ही बेहतरीन लेखक से आज बात करने जा रहे हैं और उनके शब्दों को हम कह सकते हैं कि मेले के लिए भी एक आशीर्वचन के रूप में हम लेंगे। सर पहले भी मेले में आए हुए हैं, ये हम लोग उनसे मिल चुके हैं। आज हम उनके साथ समय और जीवन में साहित्य की क्या भूमिका है और युवाओं के लिए क्या कर्तव्य हो सकता है, उस पर भी उनसे कुछ सुनना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ सर, आपका स्वागत है हमारे हिंदी मेले में ऑनलाइन ही। हार्दिक आभार आपका और हार्दिक आभार सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन को भी। और मेरी मंगल कामना है कि जो 27वां हिंदी मेला है बहुत ही सफल हो और लोगों में लोकप्रियता इसकी बढ़ती जाए। और आप सब लोगों का जो प्रयास है, आदरणीय शंभुनाथ जी की जो प्रेरणा है, वो उसकी पथ प्रशस्त हो, सबको उससे ज्ञान मिले और एक चैतन्य का भाव आए अपनी अपनी भाषा के प्रति लोगों के मन में। ये मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद सर। आइए सबसे पहले हम अपने लेखक का एक बहुत ही सामान्य परिचय जान लें, क्योंकि इनका परिचय इतना विशाल है कि हमारे समय में अटेगा नहीं। तो आप प्रशासनिक आधिकारिक हैं पेशे से। आपके लेखन का केंद्र जो है वह आदिवासी जीवन है। आपने हाशिए पर खड़े आदिवासी जीवन की चेतना और उनकी अस्मिता जो आज संकटापन्न स्थिति में है, उसको लेकर जो बृहत समाज है उसका ध्यान अपनी रचनाओं के माध्यम से उसकी ओर आकर्षित किया है। जो जो रचना बहुत प्रसिद्ध रही और जिसने आदिवासी एक बिल्कुल कम चर्चित आदिवासी समुदाय असुर समुदाय की बात की, वहां से आपका नाम चर्चा में आता है हिंदी साहित्य जगत में। और उस उपन्यास का शीर्षक है ग्लोबल गांव का देवता। निश्चित रूप से हमारे बहुपठित जो दर्शक हैं उन्होंने ये पढ़ा होगा। इसके अतिरिक्त आपके और दो उपन्यास हैं, गायब होता देश जो मुंडा आदिवासियों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसके अलावा अभी जो सबसे मुझे लगता है कि तत्कालीन एक रचना है आपकी गूंगी रुलाई का कोरस, वह संभवतः संगीत को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसके अतिरिक्त आपने रात बाकी और अन्य कहानियां, 56 छुरी 72 पेंच जैसे कहानी संग्रह भी आपके हैं, जिसमें आपकी लंबी कहानियां और जिसको कह सकते हैं कि आदिवासी समुदाय जिनके बीच इनका पेशेगत जीवन बीता, उनको केंद्र में रखकर आपने लगातार कहानियां लिखी हैं। एक सुखद सूचना ये है कि आपके एक कविता संग्रह भी है और उसका शीर्षक है थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त आपने अपनी साहित्यिक कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति के तौर पर आपने कांची नाम की एक पत्रिका का भी संपादन किया था, जो संभवतः अब नहीं, अब शायद बंद हो चुकी है। और रणेंद्र जी की जो रचनाओं के भीतर हम अपने वर्तमान आदिवासी विमर्श को बाहर और भीतर दोनों ओर से जानते हैं और समझते हैं। आइए हम कुछ अपनी कह सकती हैं छोटी छोटी जिज्ञासाएं लेकर अपने लेखक से मिले। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है, आपने अपने लेखन के दौरान किन समस्याओं को देखा है जो कि एक साहित्यिक चुनौती भी है? सामाजिक चुनौती तो है ही, साहित्यिक चुनौती भी है सर। नमस्कार ऋतु जी, पुनः जोहार आपको। आ, आ, ये साहित्यिक लेखन की चुनौतियां नहीं थी, बल्कि जीवन जीने का जो मेरा तरीका था या जिस ढंग से मैं काम करने गया था उनके बीच में, या अभी भी कर ही रहा हूँ। तो समुदाय की जहां मैं काम कर रहा था, जो चीजें मुझसे संभव नहीं हो पा रही थी, वो समस्याओं के तौर पे थी। और जो किसी भी एक स्थानीय स्तर के सिस्टम से वो संभव नहीं है, क्योंकि जिस उत्पादन प्रणाली को या जिस आर्थिकी को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है,
उस आर्थिकी में जो उत्पादन के जो तरीके हैं जिसमें बहुलता में उत्पादन होना है, उस उत्पादन प्रणाली की ही ये देन है कि वो जो भी संसाधन है, चाहे वो खनिज हो, नदियां हो, जंगल हो, उनका दोहन होना है बड़े पैमाने पे। और दुर्भाग्य ये है कि जहां जहां ये खनिज है और वहीं आदिवासियों की बसावट है, तो ये जिंदगी की समस्या है, वो साहित्य लेखन की समस्या नहीं है। तो जिंदगी की समस्या ही वो लेखन के तौर पे आई है। रात बाकी जो मेरी पहली कहानी 2006 में जो कथा देश में प्रथम पुरस्कार लाई थी, तो वो मेरी जो पोस्टिंग थी 89 में दुर्गावती नदी के आसपास, वहाँ कैमूर पहाड़ी के पास रोहतास जिले में, तो एक बड़ा बांध बन रहा था और उससे जो डूब क्षेत्र था वो चेरो आदिवासियों का डूब क्षेत्र था। तो मेरी जिम्मेवारी थी छोटी मोटी उनकी वो सहयोग करना, उनके पुनर्वास का, जो कई कारणों से वो सफल नहीं हो पा रहा था। तो एक तो बड़े बांधों की ही आवश्यकता क्यों है, ये समझ में नहीं आती है बात। और आज ही के दिन सारे वो खनिज को निकाल के, और आज ही के दिन सबको कारें और सबको फ्रीजर और सबको एसी की जरूरत क्यों है? क्या कल के आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचा के नहीं रखना है? तो ये जो आपाधापी है, और भोगवादी और या उपभोक्तावादी जो पूंजीवादी संस्कृति है, उसकी वर्चस्व और लोभ की जो कामनाएं हैं, असली समस्या तो वो है। जो ऐसी मुनाफा की कामना जो सुरसा की तरफ मुंह फैलाई जा रही है और कभी छोटी ही नहीं हो रही है, उसको सारे रिसोर्सेज लगता है पूरी पृथ्वी को निगल के भी संतोष नहीं होगा। तो असली समस्या ये मुनाफे की भूख और वर्चस्व की चाह है। समस्या लेखन की नहीं है। समस्या उसके कारण जो सबसे कमजोर लोग हैं, जिनके रिसोर्सेज का सबसे ज्यादा दोहन ब्रिटिश पीरियड में भी हुआ, उसके बाद भी हो रहा है, उनके जीवन की समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है। इसका थोड़ा सा भी अंश हम लोग की लेखनी में अगर आ जाए तो बहुत चीजें बदलेंगी। सर, मेरा अगला प्रश्न आपके इस मैंने उत्तर से ही आगे बढ़ता है कि हम देख रहे हैं कि औपचारिक रूप से पर्यावरण को लेकर बड़ी जागरूकता दिखाई जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है और ग्रेजुएशन लेवल तक हम लोगों ने अनिवार्य कर दिया है। लेकिन अगर हम जहाँ पर व्यवहारिक रूप से देखते हैं, तो जो आदिवासी जो कि सचमुच प्रकृति से जुड़े हैं और उनको बचाना, कहीं न कहीं वो प्रकृति को बचाना है, वहाँ हम बहुत ही क्रूरता के साथ उनका भी दमन कर रहे हैं और प्रकृति का भी दमन कर रहे हैं। तो क्या ये विश्व का एक बड़ा संकट है और इससे क्या निकलने का कोई अ, की कोई कल्पना की जा सकती है? क्योंकि आप न सिर्फ लेखक हैं, बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी भी हैं जो जानते हैं कि ज़मीन पर चीज़ों को उतार कर उसे माने कारगर करना कितना संभव है। देखिए मैम, अभी जो कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई और जिसने इतनी मौतें दी हैं, और अभी तो खत्म भी नहीं हुई, अमेरिका तो अभी भी उस संकट में है और यूरोप से बढ़कर आ रहा है आपकी ओर उसकी तीसरी लहर, फ्रांस में छठी लहर आ गई है। तो दूसरी लहर के समय जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं और प्रमुख वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है, उन्होंने ये कहा था कि जो जूनोटिक डिजीज है, ये ऐसी बीमारियां, ऐसे वायरस जो पशु पंछियों से, यानी कि चमगादड़ और बंदरों से अ, आते हैं इंसानों तक, तो वो इस कारण से आ रहे हैं कि हम उनके साथ जीना अभी तक सीखा नहीं है हमने। मैं कह रहा था कि जब तक हम एक कॉर्डियल रिलेशनशिप हम पूरे फ्लोरा और फौना के साथ, जीव जगत और वनस्पति जगत के साथ हम नहीं सीखेंगे, तब तक ये बीमारियां आती रहेंगी। आप जंगल के कटाव से, और जैसे जैसे आबादी जंगलों के नजदीक जा रही है, तो ये बीमारियां जो हैं वो पहली बार इस ढंग की वायरस नहीं आया है। इसकी बहुत बहुत एक लंबा इतिहास है। हमारे यहाँ 60s में ही शिमोगा जिले में वो एक मंकी फीवर करके एक आया था,
और उसका वो कर्नाटक से उसका फैलाव जो है वो 2-3 राज्यों में हुआ था। और इबोला और फिर एड्स और इस ढंग की एक लंबी श्रृंखला हम बना सकते हैं ऐसी बीमारियों को, जिसको जूनोटिक डिजीज कहते हैं, जो कभी चमगादड़ से और कभी बंदरों से हम जंगलों काट के वहाँ इंडस्ट्रियल एग्रो इंडस्ट्री का माने ऐसे पेड़ जो जिनका हम इंडस्ट्री में उपयोग कर सकते हैं, तो नैसर्गिक वनों को काटना कई कारणों से, खनिजों के लिए भी और बांध के कारण भी और बसावट के लिए भी। तो ये जो है कि जो इंसान है, जो इस होमो सेपियंस है, इतनी आत्मगता उसको है कि उसको लगता है कि ये पृथ्वी उसको दहेज में मिली है। वो जैसे मन हो वैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है, पहाड़ों को हटा सकता है, नदियों की राह बदल सकता है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद जो नारा था यूरोप का, वो प्रकृति पर विजय का था। यानी कि प्रकृति कुछ और है, आप प्रकृति से कुछ और है, आप अननेचुरल हैं, कुछ आप अप्राकृतिक चीज है, और आपको प्रकृति कोई अन्य है, कुछ अदर्स कोई चीज है जिस पर आपको विजय करना है। ये जो भाव है कि हम प्रकृति से अलग हैं, प्रकृति पे विजय प्राप्त करना है, प्रकृति का दोहन करके अपने ऐश्वर्य, तो ये सबसे खराब दृष्टिकोण यही है कि प्रकृति से अपने को अलग समझना और उस पर विजय उजय की कामना करना। ये सबसे माने सबसे गलत काम, या सबसे गलत कदम उसी दिशा में उठा जब हमने कहा कि प्रकृति पे विजय करना है। उसके बाद से स्त्रियों पर भी आपने विजय किया, उसको भी गुलाम बना लिया आपने। तो ये जो दृष्टि है वो केवल भौतिकवादी या पूंजीवाद की दृष्टि है नहीं। जितने धर्म है, संस्थागत जितने धर्म है, मैं सबका नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो भी संस्थागत धर्म है, तो बहुत गर्व से वो मानव के कल्याण की बात करते हैं, एंथ्रोपोसिनिक हैं, मानव केंद्रित हैं। उनके दैहिक, दैविक और भौतिक और क्या क्या पराभौतिक कल्याण की कामना करते हैं, सब के सब। यहां तक कि गौतम बुद्ध भी वो दुख की बात करते हैं तो मानव के दुख की बात करते हैं। हमारे यहाँ अभी जो सारे आध्यात्मिक जो दर्शन है, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि जन्म मृत्यु के चक्र से आपको मुक्ति, आपको मोक्ष, व्यक्ति को मोक्ष। और जितने वो अपरुषेय ग्रंथ हैं जो उतारे गए हैं, वेद हो, कुरान शरीफ हो, वगैरह वगैरह, सब मानव के कल्याण के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए, यहाँ भी और मृत्यु के बाद भी। अगर कोई परम पिता है सचमुच में और उसने पूरी सृष्टि बनाई है, सारे जीवों को और सारे वनस्पतियों को बनाया है, तो ऐसी क्या बात है कि वो 2 पैरे वालों ही जीवों पर ज्यादा कृपालु होगा, बाकी के प्रति कृपालु नहीं होगा? आप 300 स्पेसीज जो है प्रतिदिन खत्म कर दे रहे हैं अपने इंडस्ट्रियल जो बाई प्रोडक्ट है या उसके जो कचरे हैं और केमिकल्स के कारण। वंदना शिवा तो कई किताबें इस पर हैं कि आप कैसे लगातार कैसे आप स्पेसीज को खत्म कर रहे हैं। तो अगर स्पेसीज खत्म हो रहे हैं 3 से 300 प्रतिदिन, तो क्या आपका नंबर नहीं आने वाला है? आप कोई विशिष्ट चीज है, होमोसेपियंस कोई अलग चीज है कि वो खत्म नहीं होगा? तो ये जो भाव है धार्मिक, आध्यात्मिक तौर पे भी और भौतिक तौर पे भी, कि आप कुछ विशेष चीज हैं, आप कोई, अब सारे दर्शन कहते हैं कि वो मनुष्य जो है वो सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है भाई? तो चिंतनशील प्राणी है। तो कैसे आपको लग रहा है कि बाकी जो है जीव जंतु और वनस्पतियां वो चिंतनशील नहीं है? ये आत्ममुक्ता का बोध है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें केवल कुछ नीतियों को बनाकर नहीं होगा, जब तक आप दार्शनिक तौर पे भी नहीं समझेंगे उस चीज को जो आदिवासी समझ रहा है। अब आदिवासी दर्शन को समझिए। आदिवासी जब अपनी सेल्फ की बात करता है, जब अपने हम की बात करता है, अपनी आत्मन की जब बात करता है, तो उसके आत्मन के विस्तार में पूरी धरती होती है, उसका पूरा इलाका होता है, उसके सारे जीव जगत और सारी वनस्पतियां उसमें समाहित होती हैं। वो प्रकृति से अलग, कोई अलग श्रेष्ठ इकाई के तौर पर उसका जो समता बोध है, उसकी जो इलेक्ट्रिज्म है, वो मान के चलती है कि सारे जीव और सारी वनस्पतियां वैसे ही मैं एक इकाई हूं, और इस धरती पर उतना ही हक है मेरा जितने कि एक चींटी का और एक किसी पौधे का और किसी वृक्ष का। ये जो दृष्टि है उसकी, किस अपने आत्मन के विस्तार में, अपने हम के विस्तार में वो सारे जीव जगत और वनस्पति जगत को समाहित करता है, ये किस दर्शन में है?
जो अपने पीठ ठोक रहे हैं, गर्व से कहो फलाना है ढकाना है, आप मानव केंद्रित करके सारे बाकी चीजों को आप नष्ट करने पर कि मानव के सुख के लिए सबकी जरूरत है, सबको हम नष्ट कर सकते हैं। किस ढंग का आध्यात्मिक और किस ढंग का भौतिक और किस ढंग की आर्थिकी है। अब वो जब वो चिंता करता है, उसके यहाँ पाप पुण्य की जो अवधारणा है ये है कि कोई भी काम जो हमारी कम्युनिटी को, हमारे समुदाय को हानि पहुंचाए वो पाप है, और उसको लाभ पहुंचाए वो पुण्य है। अब सोचिए, पाप पुण्य की अवधारणा भी वो मोक्ष और उससे व्यक्तिगत मोक्ष से जुड़ा हुआ नहीं है, समुदाय की भलाई से जुड़ा हुआ है। उनके यहाँ स्वर्ग नरक की अवधारणा ही नहीं है, मर के कहीं जाना ही नहीं है। उनके यहाँ जो जब अंतिम संस्कार होता है तो फिर उसके बाद अपने उस जाने वाले पुरखे का आह्वान किया जाता कि आइए हमारे उस जो गृह देवता का जो कोना है हमारा, वहां आप निवास कीजिए, और पुरखा देवता के अधिक बोंकों के तौर पे, एक देवता के तौर पर हमारी आप रक्षा कीजिए। तो मृत्यु के बाद भी कहीं नहीं जाना है, किसी जन्नत में या किसी हेवन और स्वर्ग में नहीं जाना है, तो कोई तीर्थ यात्रा का प्रश्न भी नहीं है, कोई पंडा पुजारी और मुल्ला भी नहीं है, कोई सोना नहीं चढ़ाना है जाके हमको वहां तिरुपति में, न हज यात्रा करनी है, ना हमको जेरूसलम जाना है। जब हमको यहीं रहना है मृत्यु के बाद, तो यहीं के सुख की कामना करेंगे, यहीं के परिवेश के सुख की कामना करेंगे, यहीं की बेहतरी, नदियां बेहतर हो, जंगल बेहतर हो, हमारे परिवेश बेहतर हो। तो जैसे ही आप मान लेते हैं कि मृत्यु के बाद भी हमको यहीं रहना है, तो पूरा परसेप्शन ही चेंज कर जाता है मैम। अब मान लेते हैं कि मृत्यु के बाद अब कहीं और जाना है, तो आप जितना एक्सप्लॉइट कर लीजिए, यहाँ वहां के लिए रिजर्वेशन कराने के लिए, आरक्षण के लिए आप सोना चढ़ाते रहिए तिरुपति में जाके, कहीं साईं बाबा के यहाँ जाइए, कहीं कुछ कीजिए। तो ये जो परिवर्तन, अब मतलब कि इतना अंतर है दर्शन में, चीजें वहां से बनती है, आपके उसके परसेप्शन से, आप वर्ल्ड व्यू से चीजें आपकी बनती, आपकी गतिविधियां, आपकी पूरी हरकतें, आपकी पूरी एक्टिविटी, पूरी जीवन भर की गतिविधियां बनती है कि आपका परसेप्शन कैसे, आप दुनिया को कैसे देख रहे हैं, आपकी आपका जो दार्शनिक सोच है वो क्या है। अगर उस दार्शनिक सोच में केवल मानव ही मानव है, मानव के अतिरिक्त कोई प्राणी ही नहीं है, तो बहुत दुखद है। तब तो आप 300 स्पेसीज को नष्ट करने के लिए आतुर हैं, इसी कारण से मानव के सुख के लिए आप कुछ भी करेंगे। तो एंथ्रोपोसिनिक जो है, मानव केंद्रित सारे चिंतन, सारी आर्थिकी संकट की जड़ है। उनको आदिवासियों से सीखना चाहिए, उनके दर्शन को, उनके वर्ल्ड व्यू को, तभी ये भविष्य की में ये पृथ्वी सुरक्षित हो पाएगी और हम सुरक्षित हो पाएंगे। और जी डॉक्टर बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि हाँ जी सर, मुझे लगता है कि क्या उनकी इस दृष्टि को जन-जन तक पहुँचाने या समाज तक पहुँचाने का काम हमारा साहित्य कर सकता है? क्योंकि कहीं न कहीं हमारी जो शिक्षा-दीक्षा या हमारी जो दृष्टिभंगी है, उसको बदलने के लिए का जिम्मा भी कहीं न कहीं आप जैसे साहित्यकारों पर है, जो उस दृष्टि को बहुत नज़दीक से समझ पाए हैं, और मुझे लगता है नई पीढ़ी तक इसको पहुँचाने की ज़रूरत है। तो साहित्य इसको किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकता है, इस विचार को, इस दर्शन को पहुँचाने में? दोनों तरह के काम होंगे मैम। एक तो आदिवासी दर्शन जो है, ट्राइबल फिलॉसफी जो है, उसका दस्तावेजीकरण हो और वो पाठ्यक्रम में शामिल हो। एक तो एज ए दर्शन के एक एकेडमिक्स के तौर पे भी, फिलॉसफी के ही शाखा के तौर पे उसकी स्वीकृति बने। श्रेष्ठा बोध खत्म होना चाहिए कि हम लोग किसी श्रेष्ठ नस्ल के लोग हैं, वो कोई निकृष्ट नस्ल के लोग हैं, अभी वो कोई प्रिमिटिव एज में रह रहे हैं, हम लोग बहुत आधुनिक हो गए हैं, हम ये सब लोग अपने सोचने को सभ्य कहते है। हैं। हाँ। जी, एक तो ये सोच खत्म होनी चाहिए, और वो दर्शन की एक शाखा के तौर पे, एक ब्रांच के तौर पे दर्शन, आदिवासी दर्शन को स्वीकार कीजिए, उस पर चर्चा शुरू करें, तब वो बात बनेगी पहली। और दूसरी की जो आदिवासी समाज से जो साहित्यकारों की एक लंबी लंबी सूची हमारे सामने आ रही है, या वो अश्विनी पंकज और बंदना टेटे जी के प्रयास से पुराने भी साहित्य सामने आ रहे हैं, हमारे टीआरआई के प्रयास से भी कुछ कुछ चीजें आ रही हैं। और अब आप एक लंबी सूची आप देख सकते हैं ना, वाल्टर भेंगरा और महादेव टोप्पो से लेके निर्मला पुतुल और बंदना टेटे, जसिंता क्रिकेटा, अनुज लुगुन, पूनम बासन, हरिराम मीणा। तो आप अब तो सैकड़ों की संख्या में वहां से कवि और कहानीकार, उपन्यासकार आ रहे हैं, उसी समाज से जो अपनी बात कह रहे हैं। तो अब तो जो देख कर और वो सीख कर कहने से अब चीजें आगे बढ़ गई हैं। अब वो खुद अपनी बात कह रहे हैं, और ज्यादा वो जो बचपन से, मैं बताता हूँ, रामदयाल मुंडा जी के जब पुत्र आते हैं, डॉक्टर इके गुंजल मुंडा जी, तो मैं मानता हूँ ठीक है, हमसे उम्र में वो 30 साल के हैं, मैं उनसे ज्यादा बड़ा हूँ, लेकिन उन्होंने पिता से जो सीखा,
तो वो 60 साल तो वो जुड़ा उनकी उम्र में। तो ये जो 90 साल की का वो जो बोध है उनकी, जो जो ज्ञान है, एक सहज जो वो उन्होंने सीखा है, तो वो हम कहाँ सीख पाएंगे। तो वहां से चीजें उनके समाज से जब आ रही हैं, तो वो ज्यादा बेहतर ढंग से आएंगी, ज्यादा बेहतर ढंग से लोगों के सामने आ पाएंगी, और आ रही हैं वो। अब कोई रुकने की बात तो है नहीं। लेकिन आदिवासी दर्शन को दर्शन की एक शाखा के तौर पे जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उस फिलॉसफी को आप ऐसे ही एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। साहित्य तो उसको लोकप्रिय बनाएगा ही, और लोकप्रियता साहित्य के कारण ही मिलेगी, लेकिन दर्शन शास्त्र के एकेडमिक्स में भी उस पर बहस शुरू होनी चाहिए, उसको शामिल करना चाहिए, उसका दस्तावेजीकरण होना चाहिए। दोनों तरह की चीजें होंगी। हजार हजार हाथों से लिखना होगा, हजार हजार अपने जुबान से इसकी प्रचार प्रसार करना होगा, तब चीजें पहुंचेंगे। जो सौम्य स्वामीनाथन कह रही हैं, वो हम समझ पाएंगे कि क्या कह रही हैं वो। सर, मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो आदिवासी खुद अपनी बात लिख रहे हैं, वो और आप जैसे लोग जो उनके साथ रहकर एक कह सकते हैं कि उस अनुभव को लेते हुए, स्वानुभव तो नहीं कहेंगे, लेकिन कह सकते हैं कि आदिवासी न होते हुए भी बहुत से लोग आदिवासियों के लिए जो लड़ रहे हैं, इन दोनों के लेखन में क्या आपको लगता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण अंतर आपको दिखाई देता है कि हाँ, जो आदिवासी लिख रहे हैं और वो लोग जो कि आदिवासी नहीं है, लेकिन आदिवासियों की उस अनुभूति को, उस पीड़ा को, उस अस्मिता बोध को लेकर लिख रहे हैं? दो बातें हैं मैम, इसको आप समझिए कि दलित और स्त्री के स्वानुभूति और उनका जो दर्द है, तो हाँ, वो तो दूसरा कोई महसूस नहीं समानुभूति। कर सकता है। हाँ, वो महसूस नहीं कर सकता है, क्योंकि शरण कुमार लिम्बाले ने जो झेला, तो वो गोबर से अनाज निकाल के खाना, और अपने भी जाति में चूंकि पिता किसी दूसरी जाति के थे, तो वहां भी वो प्रताड़ित होना, तो ये तो उनके ही जीवन में हो सकता है। स्त्रियां जिस ढंग से हजारों साल से गुलामी सह रही हैं, और उन कंडीशनिंग कितनी खूबसूरत ढंग से की गई कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो हथकड़ियां हैं वो कंगन के तौर पर आपको पहना दी गई हैं, जो बेड़ियां हैं वो पायल के तौर पर एक प्रतीकात्मक ही है, लेकिन है तो वो बेड़ी ही। और वो चिन्हित कर, जैसे वो पशुओं को जब बाजार में हाट में बेचने ले जाते हैं, तो चिन्हित करता है हर बेचने वाला विक्रेता कि हमारे पशु हैं, उसको दागता है या चिन्हित करता है। तो ढंग से वो सिंदूर का प्रयोग, या जो शादी के पवित्रतम प्रतीकों के तौर पे आप चिन्हित करते हैं अपने उस वस्तु की। तो ये जो कंडीशनिंग है हजारों साल की, इसकी अनुभूति तो स्त्री ही कर सकती है। लेकिन न दलित और न स्त्री की तरह वो कोई समाज से दबाए कुचले हुए समाज है आदिवासियों का। आदिवासियों का समाज जो है वो अपना स्वाभिमान, और उससे कभी वो कोई चातुर्वर्ण व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं है, तो क्यों उसके उस शोषण का हिस्सा बनने जाए। और शासक भी रहा है, चेरो शासक रहे हैं, मुंडा शासक रहे हैं, संथाल शासक रहे हैं, राजगुंडों का गुप्त काल से लेकर ब्रिटिश पीरियड तक शासन रहा है, अहोम लोगों का शासन रहा है, और कई उसमें शासक समुदाय जो थे वो उनका क्षत्रियकरण हो गया, वो राजपूतों में शामिल हो गए। ये तो ट्राइबल हिस्ट्री की कहानियां हैं, ये सब और इतिहास है। तो बहुत भिन्न समुदाय है दलितों से, और इनकी जो समस्या है वो समस्या है लूट करने की। ब्रिटिश पीरियड में भी वो जो लूट, इनके संसाधनों की लूट हुई, वो किसी न किसी बहाने वो निरंतर जारी है। तो ये लूट को तो कोई महसूस कर सकता है जो देखेगा आर्थिकी को, और इन आपके हम डकैती कर लें और आप सारे सामान आपको ढोक ले जाए, और कल के दिन से कहें कि आप तो बहुत वंचित हैं, आप तो बहुत गरीब हैं, कुछ इसी ढंग के वंचन, थोपा हुआ वंचन है इनके ऊपर। तो इनकी जो पीड़ा है वो आर्थिकी की पीड़ा है, वो औपनिवेशीकरण की पीड़ा है। वो औपनिवेशीकरण ब्रिटिश हुकूमत कर रही है कि हमारी हुकूमत कर रही है, आंतरिक उपनिवेशवाद है कि बाह्य उपनिवेशवाद है, समस्या उपनिवेशवाद की है। तो इस उपनिवेशवाद को और इस आर्थिकी के कारण जो दिक्कतें हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो वंचन है, जो विस्थापन है, जो लूट है, जो भी इसको महसूस करेगा मैम उसको लिखेगा। लेकिन अंतर यह है कि जब हम आदिवासी संस्कृति और दर्शन की बात करेंगे, तो अनुज लोगुन जी की जो कई पीढ़ियां हैं उनसे वो होते हुए उनके पास पहुंची है। तो अनुज लोगुन की उम्र 35 साल हो सकती है, लेकिन 60 साल के उनके अपने बड़े पिताजी से या पिताजी से सीखा है, तो जोड़कर उनकी ये जो बौद्धिक उम्र है वो 95 साल की होगी, और हमारी उम्र जो है 30 साल की रहेगी, जो 30 साल हमने उनके बीच में गुजारा है। तो ये 95 और 30 साल के फर्क जो है वो हमेशा रचना में भी दिखेगा, हमेशा कच्चापन रहेगा समझ, हमारी समझ में, उनके यहाँ परिपक्वता रहेगी।
बस इतना ही अंतर होगा मैम। जी। तो इस तरह मुझे लगता है कि आप आदिवासी विमर्श को एक बड़ी बड़ी संभावना की दृष्टि से देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जो विमर्श है, साहित्यिक विमर्श, ये किस ओर जा रहा है या जा सकता है? विमर्शों की बात तो मैं नहीं कर सकता हूं मैम, लेकिन अगर ये उत्पादन प्रणाली बदली नहीं और ये दोहन का चक्र बदला नहीं, तो पूरी मानवता संकट में आने वाली है। और उस मानवता को अगर संकट से बचाना है, इस पृथ्वी को संकट से बचाना है, तो आदिवासी का जो दर्शन है, आदिवासी जो जीवन प्रणाली है, उसका जो वर्ल्ड व्यू है, दुनिया को देखने का जो उसका तरीका है, उसका जो इतिहास है, वो लाना होगा। इतना तो तय है। और अलग बिल्कुल, अलग बिल्कुल। खेमे में ठीक है कि पीड़ाएं अलग अलग ढंग से व्यक्त होंगी, लेकिन लड़ाइयां तो एक साथ लड़ी जाएंगी उसके खिलाफ। जो इन पीड़ाओं के जनक बिल्कुल, हैं, चाहे वर्ण व्यवस्थावादी लोग हों या पूंजीवादी लोग हों, उनके खिलाफ जो लड़ाइयां लड़नी होगी, तो दलित और स्त्री और आदिवासी और अन्य विमर्शों की जो खेमेबंदी है उसको हटा के एक मोर्चे पे आना होगा। तो उनको स्वर तो उनकी जो पीड़ा है स्वर तो देंगे वो। अब इस स्वर को आप जो भी कहें, लेकिन लड़ाई जो है वो अलग अलग लड़के हम कमजोर पड़ेंगे, लड़ाइयां तो मुकम्मल एक साथ लड़नी होगी। अच्छा, ये और आदिवासी ये जो साहित्य को विमर्श आप विमर्श खेमे में मत मानिए मैम। मैंने कहा कि पूरी जी, जी, मानवता जी। और इस पृथ्वी पर जो संकट है, उस संकट का निदान अगर कहीं है, तो आदिवासी जीवन शैली और दर्शन और उसके उसके वर्ल्ड व्यू में है। उसको समझना होगा, कैसे हमको अपनाना है, कैसे हम हमारी जो मूल भावना थी कि न्यूनतम में हमको संतुष्टि और प्रसन्नता का एहसास होना चाहिए, वो कैसे वहां बचा हुआ है। हम कैसे हमारा यांकीकरण हो गया, हम अमेरिकीकरण में, हम अमेरिका के कल्चर में पूरी तरह ढल चुके हैं। भले हम कपड़ा कुछ भी पहने, हमारी सोच उसी ढंग से ढल चुकी है कि अधिकतम हमको चाहिए, सारी सुविधाएं हमको चाहिए। तो ये तो पृथ्वी और प्रकृति संभव ही नहीं है कि सारे लोगों की सारे लालच की पूर्ति कर सके। हाँ, सबके पेट भरने की व्यवस्था वहां है, लेकिन एक व्यक्ति के भी लालच की पूर्ति करने की रिसोर्सेज नहीं है। ये गांधी ने भी बहुत पहले कहा था। बिल्कुल। हम लोगों ने जो बातें की सर, वो बहुत ही कह सकते हैं कि हमारी दृष्टि को एक नई दिशा दे रही है कि जो आदिवासी दर्शन है उसको अ, अध्ययन ही नहीं बल्कि नई पीढ़ी और बच्चों से जोड़ने की ज़रूरत है। और अ, कुछ लेखकों ने इसे जिस तरह से हमारे समक्ष लाया है, हम लोग अपनी पुरानी जो बनी-बनाई हमारी जो एक अवधारणा है, सभ्यता की हो या मनुष्य कल्याण की, उन सब पर एक कह सकते हैं एक ठोकर लगती है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी इस हिंदी मेले के हिंदी मेले जैसे जो आयोजन हैं, जिनमें कलाओं को और हमारी आदिम कह सकते हैं कि गीतों को, लोक गीतों को हम लोग लेकर आते हैं। अपनी साहित्यिक जो हमारी परंपरा है, उसको अ, हिंदी भाषा की, उसको जीवंत बनाकर मंच पर ले आने की कोशिश करते हैं और नई पीढ़ी के बच्चों को सामने लाते हैं। तो आपको क्या लगता है, कई बार हम लोग निराश भी हो जाते हैं जब बहुत जगह हमारी असफलता होती है या हमें ऐसा लगता है कि नए बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, तो हम उन्हें दबाव में लाकर या बहुत तरह से समझाकर साहित्यिक गीतों को गाने के लिए प्रेरित करते हैं या साहित्यिक प्रश्न मंच, जो कि प्रायः बच्चे ऐसे तो जीके के क्विज के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है और कहीं न कहीं आगे जाकर भविष्य में भी उनको लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आएगा। लेकिन साहित्यिक जो प्रश्न मंच है या इस तरह के क्विज हम करते हैं, तो ये जो हमारी कोशिश है उस और उसमें क्या आप माने कह सकते हैं कि ये कोशिश हम लोग आपके आशीर्वचन से हमें ये ज़रूर लगेगा कि शायद आगे के लिए हिम्मत मिलेगी कि हम लोगों को ऐसे ही इस काम में लगे रहना है। दो तीन बातें हैं मैम। एक तो आपने जो कला की बात कही है, तो वो तो हिंदी बेल्ट में उस ढंग की सांस्कृतिक पुनर्जागरण जिसको कहें या जागरण कहें, वो उस ढंग से हुआ नहीं जो कि बंगाल में हुआ या महाराष्ट्र में हुआ या फिर मद्रास दक्षिण भारत में हुआ। 1857 में जहां जहां विश्वविद्यालय बने 1857 में, उसके बाद की जो वहां से निकली हुई जो पीढ़ी थी, उनका इंटरेक्शन हुआ, उनका वो उन्होंने पुनर्जागरण और ज्ञानोदय को देखा। उसके हिसाब से उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार करके अपने यहाँ परिवर्तन लाया। वो चीजें हमारे यहाँ नहीं हो सकी हिंदी क्षेत्र में। तो हमारे यहाँ
कला का मतलब जो है वो क्या कहा जाए कि वो पर्व त्योहार पे जो चीजें कुछ खो जाती हैं बस वही भर हैं। और गांव की जो परंपराएं थी धीरे धीरे हम जैसे जैसे शहर की ओर आते चले गए वो हमसे छूटती चली गई। हालांकि होली और इस ढंग के छठ वगैरह के पर्व के माध्यम से हम फिर गांव की ओर लौटते हैं, वो एक माध्यम बनता है लौटने का। लेकिन जो सांस्कृतिक जो एक संपन्नता थी वो धीरे धीरे छीज रही है। एक तो वो है। दूसरी बात ये है कि हमेशा भाषाएं जो हैं वो रोजगार से जुड़ी रही हैं। जिन जिन भाषाओं में रोजगार रहा है उनमें ही स्वाभाविक रूप से आकर्षण रहा है उसके प्रति। तो अब आईटी सेक्टर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर हो, नैनो टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, जहां नए जो सेक्टर हैं और जहां रोजगार है वहां फिर से अंग्रेजी लौट के आ गई है, तो हिंदी का आकर्षण घटा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हिंदी का सचमुच में पाठक रहा है वो निम्न मध्य वर्गीय समाज ही रहा है। और निम्न मध्य वर्गीय समाज में आज भी उसका आकर्षण है। अगर आकर्षण नहीं होता तो रोज पत्रिकाएं नई नई कैसे निकलती, रोज नए प्रकाशन समूह कैसे खड़े होते, और उनकी किताबें भी रोज नए नए लेखों की आती हैं और बिक भी रही हैं। प्रकाशक जो है साइकिल से चलते थे वो हवाई जहाज पे चलने लग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो निम्न मध्यम वर्गीय समाज का भी जो फैलाव है वहां पाठक वर्ग तो तैयार हो रहा है। तो दोनों तरह की चीजें हमको देखनी होंगी। और आप जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण मेला है, इन मेलों का महत्व बहुत है। इन मेलों के माध्यम से जो एक परिधि छोटी सी बन जाती है वो परिधि टूटती है। नया पाठक जो है नए हिंदी के साहित्य के प्रति, साहित्यकारों के बारे में जानकारी, उनसे उनका मिलन। अब मैं जिस मेले में गया था तो आदरणीय स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी से वहां भेंट हुई थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा था, साथ में हम लोगों ने खाना खाया था, उन्होंने ग्लोबल गांव के देवता की चर्चा की थी। तो ये जो जो मिला है आशीर्वाद या जो स्नेह मिलता है उस मेले में हर बार, अब तो चूंकि कोरोना के कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन मेले में तो बड़े साहित्यकार, दिग्गज साहित्यकारों को की उपस्थिति वहां जो है वो सात्विक उपस्थिति अपने आप में प्रसन्न करने के लिए, और वो उपलब्धि होती थी कि आज हमने देखा इनको। तो ये नई पीढ़ी के लिए जो उपलब्धि है कि हमने केदारनाथ सिंह जी को देखा, या हमने मनिंदर पांडे को देखा, नामवर सिंह को देखा, हमने वो मृदुला गर्ग को देखा, ममता कालिया, माने बड़े नाम, बड़े साहित्यकारों को जिनको पढ़ के हम बड़े हुए हैं, उनका दर्शन अगर ऐसे मेलों में होता है तो बड़ा उस सार्थकता की अनुभूति होती है और नई पीढ़ी को भी उनसे प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही तो आदमी संस्कारित होता है, इन्हीं जगहों पे जाके और सीख के, सुन के, कानों में आके। श्रुति भी जो है हमारे यहाँ वो सीखने की एक परंपरा रही है कि आप सुन के भी बहुत चीजें सीखते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा नहीं लेकिन आपने सुन के भी बहुत कुछ सीखा। तो ये जो चीजें, वो श्रुति की परंपरा को ये इन मेलों में जो 7 दिनों तक मेला चलता है, 7 दिनों में कितनी बातें उन नई पीढ़ी के कानों में जाती होंगी, कितनी नई चीजें जो उनके पाठ्यक्रम में नहीं है उनको पढ़ने और सुनने और सीखने का, प्रतियोगिता के बहाने उसमें शामिल होने का उनका जो अवसर मिलता है, इसकी बहुत महत्ता है। बचपन में, किशोरावस्था में जो संस्कार पड़ता है फिर खत्म नहीं होता है। मुझे, मेरे पिताजी हिंदी के प्राध्यापक थे, लेकिन मुझे साइंस पढ़ाया गया, फिर इंजीनियरिंग की ओर ठेला गया, फिर प्रशासनिक सेवा की ओर ठेला गया। लेकिन बचपन में पिताजी और उनकी साहित्यिक गोष्ठियों का जो संस्कार पड़ा, उसने घुमा फिरा कर फिर साहित्य की ओर लाया। तो ये जो आप कर रही हैं, ये जो मेला कर रहा है, जो किशोरों के मन पे छाप छोड़ रहा है, वो आईटी सेक्टर में जाए, नैनो टेक्नोलॉजी में जाए, अल्टरनेटिव इंटेलिजेंस में जाए, दुनिया के सारे सेक्टर में जाए और छा जाए। लेकिन ये जो बचपन में, ये किशोरावस्था में जो उसको संस्कार मिलेगा, वो केदारनाथ सिंह जी को देखेगा या अन्य लोगों को देखेगा, बड़े साहित्यकारों को, उसकी जो, उसके अवचेतन पर उसका जो प्रभाव पड़ेगा, तो कहीं भी चल जाएगा वो हिंदी साहित्य पढ़ेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहा है मैम। इसकी, इसके लिए जितनी भी सराहना की जाए, जितनी वंदना और अभिनंदन किया जाए वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों ने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें की। बात बहुत लंबी हो सकती थी, लेकिन मुझे 20 से 25 मिनट का समय निर्धारित करके दिया गया था। आपसे जी इस बार तो नहीं, संभवतः अगले मेले में हम साक्षात मिलें और बातचीत करें, और जी आपका जी लेखन निरंतर अ, हम तक पहुंचता रहे और उन चीजों से हम परिचित हो सकें जिसका एक कोना भी हम शायद शहरों में बैठकर नहीं समझ पाते, न छू पाते हैं। लेकिन आप लोगों जैसे लेखकों के माध्यम से ही दुनिया हमारे लिए
हमारे करीब आती है, ये आदिवासी भी हमारे करीब आएँगे और हम कहीं न कहीं उनसे कुछ सीख सकेंगे। इस आशा के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेला के सारे लोगों के प्रति आभार और जोहार मैम।